मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिससे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मुझे तो कोई और लड़का पसंद था, लेकिन मैं ये बात अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी और चुपचाप उस शख्स से शादी कर ली। मेरा शौहर मेरे करीब आने लगा तो मुझे इससे घिन आने लगी थी, क्योंकि वो शख्स शक्लों सूरत में भी अच्छा नहीं था और अनपढ़ जाहिल गवाह था। मैंने इस शौहर का हक तक इसे वसूल करने नहीं दिया और मेरे अफेयर के बारे में इसको बता दिया और इसके फोन से ही अपने बॉयफ्रेंड से राबिता किया तो वो मुझसे मिलने की डिमांड की। इसलिए मैं भी इसके बताए हुए पते पर पहुंच गई, लेकिन वहां जाते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहां पर मेरे आशिक के साथ साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे और मेरी इज्जत को तार तार करने के लिए जैसे तैयार थे। मैंने जैसे ही वहां से भागने लगी, मेरे साथ इन 4 लोगों ने जबरदस्ती की। उस वक्त मैं पीरियड्स में थी और इसी हालत में मेरे साथ उन्होंने वो सब कर डाला। जब सुबह में होश में आई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि पूरा फर्श पर खून। मैं अपने शौहर को शादी के रात में बिल्कुल भी करीब आने नहीं देना चाहती थी और अपने सुहाग रात में मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि मैं तो किसी और से मोहब्बत करती थी। फिर कैसे अपने शौहर को करीब भी आने देती। मैंने अपनी मोहब्बत के किस्से अपने शौहर को सुना डाले थे, क्योंकि मेरा शौहर बहुत ही भोला था और पिंडुआ सा था। मेरी बात सुनकर जैसे वो हैरान हो गया था। मेरी तो बातें सुनकर इसके होश ही उड़ गए थे, लेकिन वो मुझसे कुछ भी ना बोला और जानिमाज बिछाकर ज़ारो खतार रोने लगा। वो इतना रोने के बावजूद भी मुझे इस पर जरा भी रहम न आया और मैं आराम से सो गई थी। एक दिन अचानक कमरे में दाखिल हुआ और मुझे ये कागजात थमा दिए थे और कहने लगा, इसको सुबह खोलकर देख लेना। सुबह जब उठकर कागजात देखी तो ये देखकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि इसमें मैंने शादी के दिन रुखसत होकर गांव में 10 घंटे सफर करके पहुंची थी। मैं दुल्हन होकर मुझे बस का सफर करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी पूरा सफर खामोशी के साथ किया। मैं गांव में अपना ससुराल पहुंच चुकी थी। मुझे अच्छे से तैयार करा के बेडरूम में बिठा दिया था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने बीए पास किया हुआ था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी करवा दी थी, वो भी एक गांव के इंसान से, जो कि मैं इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो एक जाहिल गवार था। मैं अब अपने किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मैं रोती भी तो ना क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था कि मेरी शादी एक किसान से करवा दी थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने क्या सोचा कि मेरी शादी एक अनपढ़ जाहिल गवार से करा दी थी। तकलीफ थी, आंसू और गम थे। जब मेरा शौहर खैसर कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर एक नागवारी सी उतरी थी। मैंने इसे एक नजर देखकर अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली थी। सफेद शलवार कमीज पहने वो कमरे में दाखिल हुआ था। बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल एक गांव का पिंडोर सा लग रहा था। इसने मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर के लिए वो मुझे बहुत मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। इसका मुझे यूं देखना मुझे और भी गुस्सा दिला रहा था। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इतनी मोहब्बत से मुझे देखने के बाद मुझे कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। मुझे इसकी बातें भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसकी बातें सुनकर मैं एक थी की नजर इस पर डाली थी और इसे बेझिझक कह दिया कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो कि मुझे तुम जैसे जाहिल गवार पिंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर वह हैरान और परेशान हो गया और इसके चेहरे की रंगत एकदम बदल गई थी। वो तो थोड़ा सा सांवला भी था। इसके आगे के 2 दांत भी जरा बाहर को दिखाई देते थे। वो शायद मुझसे इस किस्म की बात की तौखा नहीं कर रहा था। मेरे अंदर तो पहले ही एक आग सी लगी हुई थी। मैंने अपने माँ बाप के आगे लाख मना कर दिया था कि मैं इसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरा इतना कहने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरे खालाजाद से कर दी, जो गांव में खेती बाड़ी करता था। मेरे माँ बाप का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा और कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारोमदार सिर्फ अच्छे नेक और कमाओ तक महदूद है? क्या मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी कोई अहमियत नहीं रखती? मेरे दिलो दिमाग में यही चल रहा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर कि मेरा लहजा, मेरे लफ्ज मेरे इख्तियार में ना थे। मेरा जी चाह रहा था खैसर पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तकिए जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है शहज़ीन, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें मर्जी से लेने नहीं दी? इसे लगा कि जैसे बचपन में मेरी वालिदा मुझे मेरी पसंद से चीजें लेने के बजाय मुझ पर अपनी पसंद मुसल्लित करती थी
और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने सख्त तेवर अपना लिए। अगर चीजों की होती तो मैं शायद सब्र कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब बात मेरे ज़ब्त से बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया। इसका चेहरा बुझ सा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी यह बात सुनकर वो ताज्जुब से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, शहज़ीन, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नजरों का तबादला हुआ। इसके बाद फोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब कैसर वॉशरूम से बाहर आया, आंखें मूर्ति सी थी, चेहरा पानी से गीला था। शायद रो कर बाहर आया था। इसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने रखे जाए नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादे लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाई तकिया रख के लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया था मैं बेड पर लेटकर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए थे। ना मैंने कैसर से बात की और ना ही इसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतियों पर चला जाता, शाम को थक हार कर पहुंचता। इसकी मिट्टी और घास से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगता। मैं इसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे की नागवारी वो भांप कर कमरे में चला जाता, नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे इसके साथ खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। कैसर के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था। चंद दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही उठ जाती। कैसर शायद मेरी नागवारी समझ गया था। मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं था कि वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है, और रोटी भी इसे पेट भर के नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात पर हर वक्त खलक रहने लगा था। मुझे बार बार अजहर का ख्याल आने लगता। मेरे पास जो फोन था वो मेरी वालिदा ने वापस ले लिया था, और यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं सारे लिहाज तुरुक करके कैसर से कहा वो मुझे अपना फोन दे, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी उरूज पर थी। मैंने इसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। अजहर भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने इसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज्यादती का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। कैसर की मौजूदगी का भी मुझे कोई पास न था। वो खामोशी से चादर जमीन पर बिछा लिया गया। मैं काफी देर अजहर से बात करती रही, फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया था। रोज मैं कैसर से फोन लेती और अजहर से बात करती रहती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। कैसर सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरों में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन एकदम मुझसे किसी ने फोन छीन लिया। मैंने बर्जस्ता देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशर्मी औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए याद पाल रखे हैं। ना जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। कैसर भी आंखें मसलता हुआ सहन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या रात को शोर मचा रखा है? कैसर ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन कैसर ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया।
कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया, इसके पाकिज़ा किरदार पर उंगली भी उठाई तो चंद जुमलों में ही वो सबको समझा चुका था। बात वही खत्म होगी, लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में जाकर इससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात इसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से इसे कह रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहती, तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा, ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भेज दूंगा। खैसर की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हो गई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। ना जाने क्यों मेरे दिल में इसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया था। कहने लगा, तुम शहर में आ जाओ और अपने कजिन से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं खैसर के साथ शहर चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने खैसर से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। इसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। कल तक इसी पते में तुम्हें तलाक भी दूंगा। यह कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजहर ने ही खोला था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर दाखिल हो गई, लेकिन घर में इसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली सहन देकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले क्या? मैंने खाली सहन देकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा, अंदर तो आओ, बताता हूँ। मैं इसकी हमराही में अंदर कमरे तक गई। कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी से हंसी हंसने लगे। इनमें से एक ने कहा, माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चकरा कर रह गई थी। इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर ढकेल कर कमरा बंद करता, मैंने बर वक्त अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। खैसर अभी इतनी दूर नहीं गया था। इसे देखकर मैं इसे पुकारने लगी। इसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए इसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी खैसर के पीछे जा छुपी। वो तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे। खैसर से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इसने जवाब देने के बजाय इन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी खैसर जो मारने लगे। एक शोर सर सांझ गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम सा लग गया। खुदा की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस मोबाइल गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से इनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे भेज देते थे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। खैसर के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे इसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं इसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाज़रफ निकला था। मुझे अपना आप इसके सामने छोटा सा लगने लगा था। वो मुझसे पूछने लगा कि ज़रा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर इसने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। इसके ज़र्फ के सामने रेजा रेजा ही होकर रह गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कम अक्ली से कांच की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बर वक्त बच गई। खैसर ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गाँव ले गया।
मेरे इसने खैसर का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि खैसर तुम्हें हुआ क्या है। वो कहने लगा बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। मैंने अपने शौहर का बिज़ाहिर को देखकर इसे क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन इसने मेरे साथ अब तक भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं इसे नजरें नहीं मिला पाई, अपने अंदर खुद को लानत मिलामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने इसे रोक लिया। मैं कहा आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते, रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर खैसर ने मुझे हैरत से देखा था, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी, अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर सामने झुककर अपनी गलती का इतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। रात को देर कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत मुज्तमा करके इसके सामने बैठ गई। मैंने कहा खैसर मुझे माफ कर दे, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का इतराफ कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था, कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अब तक अपना आला ज़रफ़ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा अब वो ज़रूर मेरी कोताही को माफ़ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो ना जाने क्यों मुझे ठटकती बांधी देख रहा था। इसकी चुप मुझसे सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा खैसर कुछ तो कहो, तुम चुप क्यों हो? मुझे डांट लो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं इसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन इसकी चुप होनोस थी, वो नहीं टूटी। हमारी शादी के 6 माह बीत गए थे। शादी के बाद जो चुप का खबर खैसर ने अपने होठों पर लगाया, वो मेरी मिन्नत समाजत और रोना धोना भी खोल न सका। वो मुझे खाली आंखों से देख रहा था, चुपचाप लेट गया। सुबह चंद कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ तो गोया आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी, कहने लगी खैसर मुझे तलाक मत दो। मैं इसके सामने रोने भी लगने लगी थी। कहने लगा तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के दिल में उतर जाने बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, इसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। या शायद मर्द सब कुछ सह जाता है, बस वो दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लिए फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई है वो कागज पढ़ूं। मैंने सोच लिया था कि रात को खैसर के पाँव पड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं इसके पाँव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर इससे माफी मांगने लगी। इसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया, कहने लगा तुम कागज पढ़ लेती तो यूं न रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दरवाजे से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसुओं पोंछ कर जब कागज देखे तो वो जमीन के कागजात थे जहाँ वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने इसे हैरत भरी नजरों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा खैसर ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? कहने लगा इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। खैसर ने मेरी लाख मना करने पर मुझे साइन करवा लिए। अगले रोज वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार किया था। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कहराम समझ गया था। शहर से खैसर की मैयत गाँव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उचड़ गई थी। इसका एक शहरी दोस्त इसकी मैयत लेकर आया था। इसी ने बताया कि पिछले 2 माह पहले ही खैसर को मालूम हुआ है कि इसे कैंसर है, वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। ना जाने पिछले 6 माह से कौन सा अमल से लगाया जा रहा था, जिसका नतीजा इसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो यह खत मुझे मेरी सास ने दे दिया। कहने लगी शहज़ीन यह खैसर के दोस्त ने दिया है, कह रहा था खैसर ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला खैसर तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा इसने? खाला मुझे ताज्जुब से देखने लगी, कहने लगी तुम्हें किसने कहा कि खैसर अनपढ़ था? इसने 10 जमातें गाँव के स्कूल से पास की थी और 14 जमातें प्राइवेट पढ़ी थी।
साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गाँव नहीं आई थी। मुझे लगा खाला के सब बच्चे अनपढ़ हैं। खाला कहने लगी तुम्हें कैसर बचपन से चाहता था। कहता अम्मा शहज़ैन तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो इसे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि इसका शौहर जाहिल और अनपढ़ गवार है। मुझ पर ये अंशक का फात किसी हथौड़े की तरह सा लग रहा था। आज तक मुझे कैसर ने यह नहीं जताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत क्या खोल कर पढ़ने लगी। शहज़ैन, मैंने आज तक तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है और ज़रूरी भी फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई ज़रूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाली थी अपने माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, इसीलिए मेरे दिल तुम्हारी मोहब्बत की नील बचपन से ही फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक तनावा दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे जब भी अम्मा ये कहती शहज़ैन पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती शहज़ैन को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीज़ें खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था शहज़ैन, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डटकर मुकाबला करता था, लेकिन इस दिन तो टूट कर रह गया था। मर्द सब कुछ सह जाता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शौहर का मान एतबार चिकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था, फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बात करती ऐसी बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कभी यह गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता ना चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है, कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आज़ाद हो शहज़ैन, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसलिए खबर तक मेरे साथ जाएगी। खत पढ़ते हुए मैं ज़ारो खता रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरे बेएतनाई ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई, कहने लगी शहज़ैन ऐसा क्या लिख दिया था इसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली और तहे दामन रह गई थी। मैं रोते हुए खुद कलाम थी, काश कैसा तुम्हारी जगह मैं मर जाती। कैसा तुमने मुझ जैसे खुद गरज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश के तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं हज़ियाने की कैफियत से गुजर रही थी। एक वफा कैसर मुझसे निभाकर मिनटों मिट्टी तले जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और मैं अब भी कैसर की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत इस मरने के बाद की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक तनावा दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर मजबूती से जकड़ चुकी थी। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है कैसर को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने इसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए कैसर को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने इसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया तक सी गई थी। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकी। मेरी इन सब लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शौहर को हकारत से देखती हैं कि खुदारा अपने शौहर की कदर करें। जितना मुखल्लिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत से बियाने के बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे वो आपको बेच खाएगा। काश कि यह बात मैंने पहले समझी होती तो शायद कैसर आज भी जिंदा होता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।